अब ये हमारा जो सर्कल चैप्टर का आखिरी कुछ क्वेश्चंस बचे थे वो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ और उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे एंड चैप्टर एक्सरसाइज में। जैसे ये अपना स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, सो दैट रेक्टेंगल इज द ओनली पैरेललोग्राम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल। इसको ये दिखाना है कि कोई भी सर्किल अगर है तो अगर पैरेललोग्राम हम बनाते हैं ठीक है तो रेक्टेंगल ही हो सकता है। तो पैरेललोग्राम हमारा कौन कौन सा होता है? देखो, स्क्वायर भी अपने आप में एक पैरेललोग्राम होता है और रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है और एक ये भी पैरेललोग्राम होता है। इसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं और इसमें लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होते हैं। तो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर सर्कल के अंदर है तो रेक्टेंगल की ही पॉसिबिलिटी है कि रेक्टेंगल ही बन सकता है। तो सो दैट रेक्टेंगल इज द ओनली पैरेललोग्राम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल। तो चलो अपन बना लेते हैं कि चलो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं और इसको लेंगे कि पैरेललोग्राम है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। आप लोगों को मालूम है कि जो इसके अलावा जो भी पैरेललोग्राम होते हैं, अगर ये इसके पैरेलल हो गया, इसके पैरेलल हो गया, ये इसके हो गया, तो इसमें अगर ये थीटा डिग्री है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से। ठीक है, अगर यूज करेंगे पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी तो उसके अकॉर्डिंग ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एक इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। वाह, तो ये हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ये पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल है, उनको एक लाइन कट कर रही है, तो उस हिसाब से ये 180 माइनस थीटा हो गया, ठीक है ना। तो ये 180 माइनस थीटा हो गया क्योंकि इसके पैरेलल होने के हिसाब से, और ये लाइन इसको कट कर रही है। तो हमारा थ्योरम में जो क्वेश्चन था उसमें यही दिया है कि कोई भी सर्कल है उसके अंदर अगर हम कोई पैरेललोग्राम बनाते हैं तो वो रेक्टेंगल ही है, पॉसिबिलिटी रेक्टेंगल की है। तो हमारे पास पैरेललोग्राम कौन कौन से हो गए? मैंने पहले बोला कि पहला पैरेललोग्राम हमारा हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बेसिकली ऐसे समझना है कि हमारे जो पैरेललोग्राम होते हैं, पहला हो गया स्क्वायर, दूसरा हो गया रेक्टेंगल, तीसरा आपका हो जाएगा रोम्बस और चौथा हो जाएगा नॉर्मली जो पैरेललोग्राम होता है उसे। स्क्वायर में मालूम है सारे साइड इक्वल होते हैं और एंगल 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है और एंगल 90 डिग्री का होता है। रोम्बस ऐसे होता है। और पैरेललोग्राम क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ होती है लेकिन इसमें एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। हमको प्रूव करना है कि अगर सर्किल के अंदर कोई पैरेललोग्राम बन रहा है तो वो सिचुएशन जो क्रिएट होगी वो रेक्टेंगल की ही होगी। तो हमने रेक्टेंगल जैसा तो बना लिया है। तो देखो, हमारा जो रोम्बस होता है
तो रोम्बस में क्या होता है, अगर गौर से देखोगे तो ये फिर ध्यान देना, रोम्बस में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। बाकी ये इसके पैरेलल होता है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल होती है। उस तरीके से देखोगे तो जो हमारा थीटा प्लस अल्फा है वो 180 डिग्री आएगा। क्यों कि अगर हम इस वाले लाइन को लेते हैं कि ये पैरेलल है और उनको एक लाइन ने कट कर रही है, तो ये और ये इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। क्या होता है, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है। और अगर इस ये पैरेलल लाइन हमने ली और ये इनको कट कर रही है, तो उस हिसाब से भी देखो कि थीटा और अल्फा 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो अगर इसको आप सर्कल में फिट करोगे, सपोज दैट आप मान लो कि इसके चारों तरफ हम सर्कल बना सकते हैं। ठीक है। तो देखोगे जो अपोजिट एंगल है वो अल्फा अल्फा हो जा रहे हैं और जो यहाँ अपोजिट एंगल है थीटा थीटा हो जा रहा है। तो उसके हिसाब से क्या है कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो थीटा प्लस थीटा 180 होना चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 और अल्फा प्लस अल्फा देखोगे 180 होना चाहिए, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है ना। और ये जो हमने थीटा थीटा इक्वल किया है, ये तो पैरेललोग्राम का जो रोम्बस का जो प्रॉपर्टी होता है उसके अकॉर्डिंग किया है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री। अब देखो यहीं पे आपका वो जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गया कि इसमें देखो हर एक एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री आ रहा है, ये भी 90 डिग्री आ रहा है, ये भी 90 डिग्री आ रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है कि कोई पैरेललोग्राम हो उसमें सारे एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है। तो रेक्टेंगल के केस में ही हो सकता है। ठीक है ना। तो इसमें यही बताना था। और सपोज अगर आप जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है वैसा कोई पैरेललोग्राम लोगे तो ये अब इस तरीके से अभी अगर ले लो तो ये हो गया आपका ए बी सी डी। आपको मालूम है ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया। ठीक है। तो इसमें भी वही होता है। इसमें भी देखोगे तो पैरेलल लाइन वाले प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होता है। और ये वाली लाइन अगर पैरेलल है, देखो ये लाइन और ये लाइन, उनको ये लाइन कट कर रही है, तो इस हिसाब से ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और जब ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें देखो अपोजिट एंगल इक्वल आ गए हैं। अब सोचो कि अगर ये इसके चारों तरफ से सर्किल जाएगी तो कहने का मतलब इनके अपोजिट एंगल का सम होना चाहिए 180, यानी थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 होगा। तो थीटा कितना हो जाएगा, 90, यानी ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। और ये दोनों अपोजिट एंगल कितना है, तो 180 माइनस थीटा, और ये हो गया 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180। तो हो जाएगा 360 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 180। 2 थीटा इज इक्वल टू 180, देन थीटा इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन आ गई कि ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो आपको मालूम है कि कोई पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसमें लेंथ हो ब्रेड्थ हो, ठीक है, उसमें अगर ये 90 डिग्री आ रहा है, ये भी 90 डिग्री आ रहा है, ये भी 90 डिग्री आ रहा है, ये भी 90 डिग्री आ रहा है, और ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये तो हम लेके चले ही थे। तो ये किसकी प्रॉपर्टी बनाते हैं, ये रेक्टेंगल की ही प्रॉपर्टी होती है। तो ये तो प्रूफ हो गया कि हाँ ये रेक्टेंगल ही होगा। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है।
कि सर्किल के अंदर अगर हम कोई ड्रॉ कर रहे हैं तो रेक्टेंगल ही होगा। ठीक है, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसी को लेके हमें प्रूव करना है, क्योंकि बाकी के जो पैरेललोग्राम होते हैं जैसे रोम्बस हो गया, रोम्बस में A90 नहीं होता है ना, ये आपका देखोगे तो ये ऑब्ट्यूज होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, ये एक्यूट एंगल होता है, 90 नहीं होते हैं। और हमने प्रूफ किया है कि 90 आ रहा है। ठीक है, अगर सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है तो, क्योंकि उसी का यूज करके हम कर रहे हैं। और ये वाला जो पैरेललोग्राम है इसमें भी यही होता है कि ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज होता है, ये वाला एंगल एक्यूट होता है। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होता है, तो ये भी 90 डिग्री नहीं होता, तो ये दोनों तो क्रॉस हो गए। अब बचा आपका स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल दो पॉसिबिलिटी है जो कि बन सकते हैं। ठीक है ना। अब हमको पता चल गया कि किसी भी सर्किल के अंदर जो है हम या तो रेक्टेंगल ही खींच सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, ये तो प्रूव हो गया कि सो दैट रेक्टेंगल इज द ओनली पैरेललोग्राम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, so that if a rectangle is inscribed in a circle, then the point of intersection of its diagonals must lie at the center of the circle। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले ये आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि अगर आपने कोई रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, तो ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, 90 डिग्री है ही है, तो इसका आप डायगोनल भी बना लो। ठीक है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स जो होते हैं इसके आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली। ठीक है, तो ये इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। खैर इसमें मैं सोच रहा हूँ कि ये ट्रायंगल का चैप्टर है, बाइसेक्ट करते हैं और इनके डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। ये दो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। और मैंने ये भी बोला था कि डायगोनल की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, तो ये भी देख लो, ए सी इज इक्वल टू होता है बी डी। और अगर ये मान लो ओ पे कट कर रहे हैं तो बोल सकते हो कि ओ डी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ये एक रेक्टेंगल में प्रॉपर्टी होती है। अब ये तो आप लोगों को बेसिकली याद रहना चाहिए, लेकिन अगर नहीं याद है तो इसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं बाय यूजिंग कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि इस ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों में कांग्रुएंसी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मान लो एक सिंपल सा एक आइडिया दे देता हूँ मैं कि टेकिंग ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल ले लो, ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी।
देखो, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन है तो ये एंगल अगर थीटा है, अल्टरनेट इंटीरियर ये थीटा हो जाएगा, और अगर ये अल्फा है तो अल्टरनेट इंटीरियर से अल्फा हो जाएगा, और ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। और तो लिख दो कि ए बी इज इक्वल टू डी सी, और लिख दो कि एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल ओ ओ ए बी। और कौन सा एंगल है, एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। तो ए एस ए रूल ऑफ कांग्रुएंसी, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ओ सी डी इज कांग्रुएंट टू, ध्यान देना ओ सी डी, यहाँ पे एंगल के हिसाब से देखना, तो एंगल ओ सी डी किसके इक्वल है, एंगल ओ ए बी के। तो ओ ए बी उसी ऑर्डर में लिखना, तो आपको फिर सी पी सी टी अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सी पी सी टी बाई सी पी सी टी, ठीक है। कौन किसके इक्वल हो जाएगा, बोल सकते हो कि ओ डी, देखो ओ डी, तो साइड ओ डी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ओ बी के। और साइड ओ सी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ओ ए के, है ना। तो प्रूफ तो हो गया ना कि ओ, सो ओ इज मिड पॉइंट ऑन ए सी एंड बी डी। तो इससे हमने ये प्रूव कर लिया कि ये जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये डायगोनल्स इक्वल है, तो इसके लिए फिर आपको कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, सिमिलरली ऐसे ले लेना, ठीक है। सो ये प्रूव हो गया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ओ डी इक्वल टू ओ बी हो गया, तो ओ डी को हम लिख सकते हैं एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स, इसे लिखते हैं वाई, इसे लिख सकते हैं वाई, ठीक है ना। अब ये डायगोनल्स इक्वल है कि नहीं इक्वल है, इसके लिए आपको ये देखो कौन कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। एक ट्राइंगल ये लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा सी बी डी, और एक ट्राइंगल ये लेना पड़ेगा, बी सी ए। मतलब क्या है कि अगर डायगोनल, देखो ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बार बता दे रहा हूँ, एक ट्राइंगल ये लेना है, एक ट्राइंगल ये लेना। क्यों लेना, क्योंकि इसमें देखो हमारी डायगोनल की पूरी लेंथ आ जा रही है, ये भी आ जा रहा है, इसमें ये वाला डायगोनल भी आ रहा है। तो हमें अगर इन दोनों ट्राइंगल को कांग्रुएंट दिखा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें डी सी और बी ए इक्वल है ही है, ये 90 डिग्री है, और बी सी आपका कॉमन है, तो हो गया ना कांग्रुएंट। कौन सा, आप बोल सकते हो कि एस ए एस यूज करके, एस ए एस रूल से दोनों कांग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे ही कांग्रुएंट हो जाएंगे तो फिर ए सी इज इक्वल टू बी डी भी हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी अभी मैंने रफली आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कि सर्कल, अब सर्किल के अंदर आपने इसे ड्रॉ कर लिया,
ड्रॉ हो जा। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया ए बी सी डी। ये तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बट ये पैरेललोग्राम है। सर्कल के अंदर एक ही पैरेललोग्राम बन सकता है कि जो कि रेक्टेंगल है। तो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। हमें प्रूव क्या करना है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, हम सेंटर से जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो सेंटर होता है सर्किल का। तो देखो, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये डायगोनल है। डायगोनल में ये पहली बात तो ये ध्यान दे दो कि ए बी इज इक्वल टू सी डी हो गया, और बी सी इज इक्वल टू ए डी हो गया, और बी डी इज इक्वल टू ए सी हो गया। तो बी डी और ए सी इक्वल है। और हमने ये भी देख लिया कि ये बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो अगर बी डी और ए सी हमारा मान लो स्मॉल पी है, तो इनका हाफ स्मॉल पी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इसे मान लो अभी कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये क्यू है, तो जो आपका क्यू भी हुआ, ए भी पी बाई 2 हो गया, ए भी पी बाई 2 हो गया, ए भी पी बाई 2 हो गया, ए भी पी बाई 2 हो गया। पहला प्रॉपर्टी तो ये देख लो। ठीक है, देखो यहाँ से देखोगे तो बोल सकते हो कि क्यू सी इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू क्यू ए इज इक्वल टू क्यू डी। ये तो हो गया। और एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था, ट्राइंगल ए डी सी। क्या है ये? राइट एंगल ट्राइंगल है, बट वी नो राइट एंगल triangle is formed in a semicircle with base itself the diameter of circle। तो कहने का मतलब यहाँ ये ध्यान देना है कि अगर ये देखो, ये ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी एंड नहीं सॉरी ए सी एंड बी डी इज डायमीटर सर्किल। अब ये डायमीटर ऑफ द सर्किल हो गया। ठीक है, तो ए सी बाई 2 बी डी बाई 2 ये रेडियस हो जाएगा, और है क्या ये? पी बाई 2 इज इक्वल टू रेडियस। That means Q is center of the सर्कल। वैसे वैसे भी देखो कि अगर ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, और ये क्या पॉइंट है, ये इसको इक्वली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो कोई भी सर्किल का अगर डायमीटर है और कोई पॉइंट उसे मिल जाए कि इसको इक्वली बाइसेक्ट करे, तो ये सेंटर ही तो होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।
तो पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने प्रूव किया कि कोई भी पैरेललोग्राम अगर किसी सर्किल के अंदर हम बनाते हैं तो रेक्टेंगल होगा या तो सर्किल होगा। अगर रेक्टेंगल है तो जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को जो जहाँ बाइसेक्ट करते हैं वो सेंटर का सर्किल होगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सीधे आपको रिजल्ट यूज करना है। आपको केवल रिजल्ट ये यूज करना है कि जो ऐसे भी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल उनके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं और उनकी जो डायगोनल की लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ये क्वेश्चन इसलिए इतना लंबा हुआ क्योंकि मैंने वो वाला पार्ट भी इसमें प्रूव करके दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ आपको उसे सीधे यूज करना है। ठीक है ना, तो हमें वो वाला पार्ट यहाँ नहीं प्रूव करना है, ए बी सी डी। हमें सीधे बोल देना है यहाँ पे कि जो आपका ए सी है वो बी डी के इक्वल है, और इसे पॉइंट क्यू ले लेना है और इसे ये भी लिख देना क्यू सी इज इक्वल टू क्यू डी इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू बोल सकते हैं ए सी बाई टू इज इक्वल टू बी डी बाई टू। और उसके बाद सीधा लिख देना है कि ट्राइंगल ए डी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल which should be in semicircle with its base that is diameter। तो ये 90 डिग्री है ही है, इसका मतलब which indicate that AC and BD are diameter। ठीक है, AC BD डायमीटर हो गए, तो जो पॉइंट Q है एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC and BD, so Q will be सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। कंसिडर ऑल chords ऑफ सर्किल ऑफ ए फिक्स्ड लेंथ, व्हाट इज द शेप फॉर्म बाय द मिड पॉइंट ऑफ ऑल। तो इसमें ये करना है कि कोई सर्किल है उसमें इक्वल लेंथ के सारे कॉर्ड्स हैं। मान लो ये कॉर्ड हो गया, तो इक्वल लेंथ के कॉर्ड के जो मिड पॉइंट होंगे उसने पूछा है कि अगर सारे मिड पॉइंट को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो मान लो हमारा सेंटर ये हो गया, तो आपको देख कर लग ही रहा होगा कि इन मिड पॉइंट को अगर मिलाओगे तो एक सर्किल ही बनेगा वो, बशर्ते उस सर्किल का रेडियस क्या हो जाएगा, उस कॉर्ड की डिस्टेंस। ठीक है ना, तो इसमें यही पूछा है कि लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ऑल इक्वल कॉर्ड्स इन ए सर्किल। तो इसको एक्चुअली प्रूफ कैसे करना, तो एक सर्किल और इसमें बना देते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन ये है, फाइंड locus of midpoints of all equal chords in a सर्किल। तो इसको ऐसे देखना है, एज वी हैव दैट इक्वल chords inside a circle are equidistant from the center of circle। कौन सा सर्कल? कैरिंग द chords। Hence, we can say that for infinite number of chords with equal length, ठीक है, तो जो इक्वल लेंथ के कॉर्ड्स होंगे विद इक्वल लेंथ would have infinite number of points which is equidistant from a point that is center of existing circle। So group of point which are equidistant from a fixed point forms a circle using definition of circle, and radius is equal to distance of chords from the center of circle। तो बस कुछ नहीं करना है, यही है। अब जैसे ये देखो है, ये वाला हमारा एक्सटर्नल सर्किल था, ये हमारा एक्सटर्नल सर्किल था। अब ये इक्वल कॉर्ड्स थे सारे, तो इनका सेंटर से इक्विडिस्टेंट। अब ये पॉइंट ऐसे ही आपको ढेर सारे पॉइंट ऐसे मिलते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल है, तो जो ये लेंथ आएगी उन कॉर्ड्स की डिस्टेंस की वो इक्वल ही आएगी। और हमने सर्किल का जो डेफिनेशन पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, और यहाँ फिक्स पॉइंट ये हो जाएगा। और जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे? वो होंगे आपके कॉर्ड्स के मिड पॉइंट मान लो, या कॉर्ड्स के जो डिस्टेंस होते हैं वो मान लो। तो एक सर्किल ही तो बनाएंगे। तब इसको आप लोग अपने हिसाब से जैसे भी लिखना होगा लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझाना था, वो इम्पोर्टेंट था। इन ए सर्किल विद सेंटर अबव
कॉल्ड ए बी एंड ए सी आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब इक्वल हैं। एक्सप्लेन व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन द एंगल। तो ये हमारा सर्कल हो गया, उसमें ए बी सी दो कॉर्ड्स हैं, इक्वल हैं, ए बी एंड ए सी, मतलब यहाँ ए हो गया, यहाँ से बी, यहाँ से सी, इक्वल कॉन्ग्रुएंट है। उसने पूछा है कि द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी। तो हमारा सेंटर ये है, इसका मिड पॉइंट ले लो। पहले यहाँ लिख लेना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमको गिवन है। ओके, अगर ये गिवन है तो अगर ये सेंटर ओ हो गया तो ओ से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। ठीक है, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू हो जाएगा। इसको कैसे स्टेटमेंट देंगे कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो ये भी इक्वल हो गए, ये भी इक्वल हो गए, और ये इसके तो इक्वल है ही है, लेकिन कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना। उसने पूछा है कि जो द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, एंगल बी ए सी। तो हम क्या करते हैं, ओ से यहाँ मिला देते हैं, तो हम सीधा ये बोल देते हैं कि टू प्रूव लाइन ओ ए बाइसेक्ट द एंगल बी ए सी। तो इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं ना, और एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो हमको यही दिखाना है। तो क्या करो, टेकिंग ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ ए क्यू, यहाँ बना लो। हमने पहले देख लिया था कि ओ पी और ये दोनों इक्वल हैं, ये अपना कॉमन साइड हो गया, और ये इसके इक्वल है। तो लिख दो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। इसको लिखना इक्वल कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट, और ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन साइड, या एक्चुअली में हाइपोटेन्यूज है, और पी ए इज इक्वल टू ए क्यू इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स है तो उसके हाफ भी इक्वल होंगे। तो ट्रिपल एस रूल यूज किया, तो ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए क्यू। तो बाई सी पी सी टी एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू, यही उसका करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा। इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो जाएगा, यानी ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा ये होगा, और ये तो 90 डिग्री है ही है, यहाँ भी ये 90 डिग्री है ही है, तो बचा कौन, ये एंगल बचा। तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
तो यही हमको प्रूव करना था। अगर ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो इसका मतलब ओ ए क्या है, इस एंगल का क्या है, ओ ए बाइसेक्टर हो गया। ठीक है। Two parallel chords of length this and this centimeter are on same side of center of a circle. The distance between the chords is 7 centimeter. Find the radius of the circle. तो ये हमारा सर्किल हो गया 10 और ये हमारा सेंटर हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है, टू पैरेलल कॉर्ड्स, दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं जिनकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ठीक है। उनके बीच का डिस्टेंस 7 दिया हुआ है, हमें रेडियस सर्कल का निकालना है। तो हमारा सर्किल हो गया और इसके दो कॉर्ड्स हैं और जो कि पैरेलल हैं। तो एक ये हो गया देखो दोनों कॉर्ड्स पैरेलल हैं। तो हम पैरेलल कॉर्ड्स के केस में क्या होता है कि अगर ये सेंटर ओ है, ठीक है, और ये आपका ए बी हो गया, ये सी डी हो गया और ये एम हुआ, ये एन हुआ। ठीक है। आपको लिखना क्या है कि सी डी इज पैरेलल टू ए बी, ये है, और ए एन इज इक्वल टू एन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2 5 सी एम इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो सी डी 24 है और ए बी 10 है। जो शॉर्टर कॉर्ड होता है वो सेंटर से दूर होता है, लॉन्गर कॉर्ड सेंटर के करीब होता है। ठीक है। हमारा सेंटर ऑफ जो सर्किल का सेंटर है वो ओ हो गया। वहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, सी डी पे और ए बी पे। चूंकि दोनों पैरेलल हैं तो जो लाइन अगर ओ से हम एम ड्रॉ करते हैं तो इफ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी तो ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है। एंड ओ एम एन आर ऑल स्ट्रेट लाइन। इसमें कंफ्यूज मत होना कि ओ एम परपेंडिकुलर जो होगा और ओ एन ये अलग अलग होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका ये 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री है, तो जब आप ओ से एन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना और ओ एम पे, तो ये तीनों एक ही लाइन में पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सी डी और ए बी पैरेलल हैं। तो जो सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा सेम वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का भी होगा। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of CD and AB will be same। रीजन क्या है? क्योंकि AB और CD पैरेलल हैं। ठीक है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और OC इज इक्वल टू OA, ये हमारा क्या है, रेडियस हो जाएगा। MN ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन
टू कॉर्ड्स दिया है 7। चाहे जो हो, यूनिट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ए एन इज इक्वल टू एन बी इज इक्वल टू 5, सी एम इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि एम और एन क्या है, एम एंड एन आर मिड कॉर्ड्स, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 12 और ये हो गया 5, ये कितना हो गया 7। और हमें पता क्या करना है, हमको पता करना है कि रेडियस, सर्कल का रेडियस क्या है, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू वाट, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ लेट कर लो, लेट ओ एम इज इक्वल टू एक्स। तो ओ एम कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 7। तो यूजिंग बोधायना या पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ सी एम एंड ट्रायंगल ओ ए एन। तो देखोगे जो आपका एक में है ओ सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर तो लिख दो, रेडियस का स्क्वायर ओ एम कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और सी एम है 12, और यहाँ पे भी वही हुआ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम कितना हो जाएगा एक्स प्लस 7 का स्क्वायर प्लस ए एन हो जाएगा 5 स्क्वायर। अब देखो इसमें जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, सो राइट हैंड साइड भी होगा। तो इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स प्लस 7 स्क्वायर प्लस 25, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 144। इसको एक्सपेंड कर दो, कौन सा फार्मूला इसमें यूज करना है, हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 25। तो एक्स स्क्वायर इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 14x, ये हो जाएगा 25। तो ये तो यहाँ 0 हो जाएगा, इसको रिवर्स कर लेते हैं, 14x प्लस 25 एंड 49 कितना हो जाएगा 74, इधर 0 प्लस 144 हो जाएगा, तो 14x इज इक्वल टू हो जाएगा 144 माइनस 74, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70/14, 5 जा, हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 5, और एक्स हमने किसको लेट किया था, ओ एम को, ठीक है ना। अब एक्स हमारी आ गई, ठीक। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दो ये वैल्यू,
चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रखना थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख देते हो यूजिंग इक्वेशन 1। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस 144 169। देन आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 169 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13। तो आपको पता है लेंथ हमेशा प्लस ही लिया जाता है, तो प्लस 13। तो रेडियस हमारा कितना आ गया 13। A regular hexagon is inscribed in a circle of radius r. Find the length of side of the hexagon and the distance of each side from the center of circle. तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये हमारा सर्किल हो गया, ये सेंटर हो गया, इसमें हमने हेक्सागन बनाया एक, ए हेक्सागन ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये हो गया। हेक्सागन की क्वालिटी क्या होती है कि इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। रेगुलर हेक्सागन बोला है क्वेश्चन में, तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब यही होता है कि इसके सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करो कि ये हमने मिलाया, ये मिलाया, ये बस, इससे ज़्यादा मिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल समझने के लिए फिर भी मिला देता हूँ सारा। रेगुलर हेक्सागन है, इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि आपको ये पता है कि ये रेडियस है, ये सारे सारे रेडियस हैं, क्योंकि ये हमने सेंटर लिया है, सेंटर से ड्रॉ किया है, ठीक है। ये हमने सर्किल का सेंटर लिया, ठीक है। ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। तो तो जो आपका ये हेक्सागन के साइड्स हो गए, ए बी सी डी ई एफ, आपको ये मालूम है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू, ई एफ ये है, ये क्या है, साइड्स ऑफ हेक्सागन, ठीक है। अब हमें मालूम है यूजिंग ए थ्योरम, हमको ये मालूम है कि इक्वल chords subtend equal angle at the center। तो अगर ये सी हुआ तो आपको मालूम है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी, सॉरी ये ओ कर लो क्योंकि यहाँ हम सी ऑलरेडी ले चुके हैं। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ई इज इक्वल टू एंगल ई ओ एफ इज इक्वल टू एंगल एफ ओ ए। करने का मतलब ये सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो मान लो इसको हमने थीटा ले लिया, थीटा 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 थीटा, तो सबको जोड़ोगे
6 थीटा होगा, 6 एंगल होंगे क्योंकि 6 साइड हैं हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा 360, क्योंकि किसी भी पॉइंट में मैक्सिमम जो एंगल होती है कितनी होती है 360। तो 6 थीटा इज इक्वल टू 360, देन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमें एक एंगल ये मिल गया 60 डिग्री। अब इस वाले ट्राइंगल में देख लो, इस वाले ट्राइंगल में हमने पहले बोला था कि कोई भी अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल किसी सर्कल में बनता है और उसका जो वर्टेक्स एंगल है 60 है, तो बाकी के एंगल भी 60 हो जाएंगे। उसके पीछे कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि किसी भी ट्राइंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है 180। ठीक है, खैर उस रिजल्ट को भी यूज कर सकते हो आप, डायरेक्ट यहाँ बोल सकते हो कि बाकी के जो एंगल हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं, दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, और ये ऑलरेडी 60 है ही है। ठीक है, तो अगर एक ही ट्राइंगल लो तो ये 60 हो गया। ऐसे मान लो आप अल्फा है, ये अल्फा है, क्यों? क्योंकि इसका अपोजिट एंगल रेडियस। तो अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 120, देन अल्फा इज इक्वल टू 60। तो हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब ट्राइंगल ओ ए बी एंड अदर 5 ट्राइंगल्स आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गए। तो जब इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द हेक्सागन एंड डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक ना? तो आपको मालूम है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आर। ठीक ना? तो इनके साइड भी कितने हो गए, आर लेंथ के हो गए। अब कॉर्ड की डिस्टेंस पूछे तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है, परपेंडिकुलर या इधर देख लो, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसको इक्वली बाइसेक्ट करेगा। तो हमें पूछा क्या है, ओ से यह हमारा क्यू है, और इक्वल कार्ड्स आर इक्वल एट इक्वी डिस्टेंट। ठीक है, तो हमने किसी एक कार्ड का भी अगर डिस्टेंस निकाल दिया तो हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब ये जान लो कि इक्वल कार्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो हम निकाल लेते हैं कि ओ क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। ओ बी कितना है, आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आर बाई 2 स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा 3r² बाई 4। यानी हमारा जो ओ क्यू आ जाएगा हो जाएगा √3r²बाई 4, यानी r/2√3। ठीक है, तो जो डिस्टेंस आएगा वो r/2√3 आएगा, और लेंथ ऑफ द जो साइड आएगा वो r आएगा। ठीक है ना? A quadrilateral MNOP is inscribed in a circle if Mn is a diameter. Mn डायमीटर है और OP कहीं और हो सकते हैं। Mn O P। ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। Mn हमारा डायमीटर हो गया। What can you say about MOP? MO तो एंगल, ये MOP MNP, जरा इसको देख लेते हैं क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है। A quadrilateral MNOP inscribed in a circle if Mn is a diameter of what can you say, MOP MNP? MOP तो
ये हो गया एम ओ पी वाला एंगल, ये हुआ, और एम एन पी। ये बात है, तो ठीक है ना। देखो एंगल, इस वाले एंगल को देखोगे अगर, एंगल एमओपी, एमओपी का बेस क्या है? आर्क, आर्क ऑफ एंगल एम ओ पी इज इक्वल टू क्या है? आर्क एम पी, यही है। एंड आर्क ऑफ एंगल एम एन पी, इसका भी सेम आर्क है एम पी। तो आप तो एक लाइन में इसको खत्म कर सकते हो कि एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क at the circle are इक्वल। सीधा थ्योरम इंटरप्रेट कर दो और बोल दो देखो यही सेम आर्क है, इसी आर्क से ये वाला भी एंगल बन रहा है और इसी आर्क से ये वाला भी एंगल बन रहा है, और नहीं तो प्रूफ ही करना है तो दिखा दो। इसी आर्क से सेंटर पे एंगल मान लो कितना हो गया? 2 थीटा। तो इसी आर्क से सेंटर बना 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। और ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। इक्वल हो गया ना? ठीक है, तो इसका थ्योरम वही लिख देना कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सर्किल, ब्रैकेट में आउटसाइड द आर्क। ठीक है, ये आर्क से आउटसाइड बनना चाहिए। दोनों देखो, हमारा आर्क ये है और इस आर्क से बाहर ही ये भी एंगल बना है, उसी से बाहर ये भी एंगल बना है। ठीक है, जैसे भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, रीजन वही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये दोनों एक्चुअल में दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल एंगल हो जाएंगे। Let ABCD be a cyclic quadrilateral. Explain why the exterior angle at any vertex is equal to the interior opposite angle of this. ये भी कोई बहुत सोचने वाला क्वेश्चन नहीं है। ए बी सी डी, सी डी ई, या इसने ये गलत लिखा है। एक्चुअली उसने प्रूव करने के लिए कहा है कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल हमने बनाई है तो ये इसके इक्वल कैसे है? तो सिंपल सी बात है, अगर ये थीटा हुआ तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा। अब देखो जो ये वाला एंगल है और ये एंगल है, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर इसको x मान लो और ये 180 माइनस थीटा है ये, तो x प्लस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 180। 180 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। दिस मीन्स x इज इक्वल टू थीटा, यानी ये भी थीटा हो गया। ठीक है ना? तो हो गया, वही इसने पूछा था। कहीं भी ट्राई करोगे हर जगह फिर बैठेगा। देखो यहाँ ये एंगल लिया, तो मान लो ये एंगल अल्फा लिया, तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो अगर ये 180 माइनस अल्फा है और इन दोनों एंगल का सम 180 है, तो जाहिर सी बात ये अल्फा हो जाएगा। देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो कहीं भी वो एक्सटीरियर आप बनाओगे तो अल्टरनेट इंटीरियर जो होता है अपोजिट, इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देयर इज नो कोड ऑफ ए सर्कल दैट इज लॉन्गर देन द डायमीटर। ये आप कैसे जस्टिफाई करोगे? यानी ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है ए बी, तो उसने बोला है कि इससे बड़ा कोई और कॉर्ड हो ही नहीं सकता। ये आप कैसे जस्टिफाई करोगे? तो हम लोगों ने एक थ्योरम में पहले ही पढ़ा था कि जो लॉन्गेस्ट, हमें पहले से मालूम होता है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज डायमीटर।
तो हाउ डू यू जस्टिफाई? अब इसमें देखो, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो लॉन्गेस्ट हमारा कॉर्ड होगा वो डायमीटर ही होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, दो सिचुएशन बना ली है, ठीक है। एक तो हमने सच में एक डायमीटर ले लिया है जो कि हमें नोन है, मतलब हमने इसे मान लिया कि डायमीटर है ए बी, और उसमें ओ ए और ओ बी आपका रेडियस हो गया। एक हमने सी डी डायमीटर ले लिया जो कि आप ये मान सकते हो कि मान लिया हमने को कॉर्ड है, ठीक। और ये नहीं जानते हम कि वो सी डी क्या है आपका, ए बी से बड़ा है कि छोटा, उससे कोई मतलब नहीं होता है, बस ये जान लो कि हमने उसे अदर देन डायमीटर ले लिया है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, सी डी इज ए कॉर्ड और ए बी क्या है, ए बी इज ए डायमीटर। तो देखो हमें क्या प्रूव करना है कि अगर सी डी डायमीटर पे है तो डायमीटर होने के लिए क्या कंडीशन होती है, और अगर सी डी डायमीटर नहीं है तो वो कौन से कंडीशन को फॉलो करता है। तो देखो किसी भी सर्किल के अंदर जो डायमीटर होता है वो ओरिजिन से पास होता है, ठीक। तो अगर सर्किल में डायमीटर ओरिजिन से पास होता है तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ डायमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्किल 0 होता है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डायमीटर होता है passes through सेंटर, तो जब वो सेंटर से ही पास होता है तो आप उसका वो सेंटर से ही डिस्टेंस, जैसे सपोज कोई भी लाइन, ये पॉइंट है, अब ये लाइन इससे दूर जा रही है तो आप यहाँ से इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो, लेकिन ये लाइन स्वयं इसी से होकर निकल के जा रही है, तो इस पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते ना। जैसे आप हो, आप अपने घर में ही हो तो आप अपने घर से ही अपनी डिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते, लेकिन आप अपने घर से थोड़ा दूर हो तो आप मेजर कर सकते हो कि हाँ आपकी दूरी आपके घर से कितनी है। तो ये आपका जो बेसिक है ये आपको यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। अब हमने सी डी ए कॉर्ड ले लिया है, ठीक है। ओ से हमने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही थ्योरम आपको बोलता है कि सी एम और एम डी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ले लो यहाँ पे, इन ट्रायंगल ओ सी एम, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ओ एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। तो ओ एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, ओ आर है, ठीक है। तो ओ एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर ये 90 डिग्री है, इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, और उसी हमने क्या लिया है, आर स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने एम सी स्क्वायर निकाला, यहाँ पे एम सी स्क्वायर को क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें सी डी की लेंथ दिखानी है कि ए बी के इक्वल है कि नहीं है, कब, जब ओ एम 0 है या ओ एम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आपका एम सी स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है इसमें, पहले इसको लिख, एम सी स्क्वायर हमने यहाँ छोड़ा, ओ एम स्क्वायर घूम के उधर आ गया, ठीक है, नेगेटिव हो गया। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन आपके सामने आती है, ठीक है। यदि जो ये ओ एम है इस कॉर्ड की डिस्टेंस, देखो हमें दिखाना क्या है कि कोई भी कॉर्ड है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, यानी मतलब जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है किसी सर्किल के अंदर डायमीटर होती है, तो उसको दो ही तरीके से दिखा सकते हैं ना, कि जो भी कॉर्ड हम लें या तो उसका डिस्टेंस सेंटर से 0 हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको दिखाना क्या है कि सी डी एक डायमीटर होगा यदि ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, तो लॉन्गेस्ट
आपको कोई ना कोई एक कंडीशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ लेट करो कि अगर ओ एम जीरो है, ओ एम जीरो होगा तो यहाँ जीरो रखोगे, तो एम सी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस जीरो, मतलब एम सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आर। ठीक है, तो टू एम सी कितना हो जाएगा, जिसे हम सी डी बोल सकते हैं, क्योंकि ये देखो एम सी एम डी इज इक्वल टू सी डी बाई टू, या फिर बोल सकते हैं कि सी डी इज इक्वल टू टू सी एम इज इक्वल टू एम डी। तो हमारा टू एम सी हो जाएगा सी डी, और ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया हमने ना, तो टू आर, तो करने मतलब सी डी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ए बी। देखा आपने, अगर हम ये डिस्टेंस जीरो लेते हैं, ओ एम जैसे ही हमने जीरो रखा, तो ये सी डी कहाँ शिफ्ट हो गई, ए बी पे। ठीक है, तो सी डी इक्वल टू ए बी हो गया। तो इसने इनडायरेक्टली ये प्रूफ कर दिया हमने कि अगर कोई भी कॉर्ड है उसका सेंटर से डिस्टेंस जो है जीरो है, तो वो डायमीटर ही होगा। ठीक है, अब चलो दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, हो सकता है ओ एम जीरो ना हो, है कि नहीं। तो अगर ओ एम जीरो नहीं है, तो ओ एम क्या हो सकता है, हो सकता है, देखो यहाँ लेंथ चल रहा है, तो आप ये मत कहना कि ओ एम फिर नेगेटिव भी हो सकता है, लेस देन जीरो हो सकता है, या फिर ओ एम ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। अभी हमने, अगर ओ एम नॉट इक्वल टू जीरो है, जब जीरो इक्वल हुआ तो सी डी इक्वल टू ए बी हो गया, समझ गए आप। लेकिन उसके अलावा कौन सी कंडीशन हो सकती है, तो लेस देन जीरो या तो ग्रेटर देन जीरो। अब आपको मालूम है कि जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है, उसको लेस देन जीरो लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक यूनिट होता है। ठीक है, यूनिट को लेस देन जीरो लेने का कोई मतलब नहीं है, और ले भी लोगे आप, मान लो, तो उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव होना ही है। तो अगर ओ एम आप ले लो, मान लो माइनस वन लो, या ओ एम आप ले लो वन लो, तो ओ एम स्क्वायर हर हाल में वन ही होने वाला है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है कि ओ एम ग्रेटर देन जीरो। तो जब ओ एम ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनती है ये, तो ये वाला उठा के ला, अरे देखो, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर इफ ओ एम इज ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या है, कोई न कोई तो नंबर होगा ही, मान लो वन होगा, टू हुआ, माइनस वन माइनस टू। खैर माइनस लेना मैंने पहले बोल दिया कि ये प्रैक्टिकली ठीक नहीं होता है लेंथ वगैरह में, क्योंकि हम ग्राफ तो कर नहीं रहे हैं। तो जो भी लोग है, ओ एम स्क्वायर अगर जीरो से, ओ एम जीरो से बड़ा है या माइनस कुछ भी ले लो, उससे नहीं फर्क पड़ता, तो आप ओ एम स्क्वायर करोगे तो वो कोई ना कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जैसे, तो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी ओ एम स्क्वायर, तो आर स्क्वायर में से उसे माइनस करोगे, है कि नहीं। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ओ एम स्क्वायर भी ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एम सी स्क्वायर जो आएगा वो लेस देन आर स्क्वायर आएगा। पूछो क्यों। अब यहाँ पे थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। देखो, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर माइनस समथिंग। तो एम सी स्क्वायर की जो वैल्यू है, अगर आर स्क्वायर कोई भी वैल्यू होती है उसमें से कुछ माइनस कर दो। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो कि मान लो आर स्क्वायर आपका 100 है, और ओ एम स्क्वायर क्या है आपका 4 है। तो यहाँ देखो, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 4, कितना हो गया 96। या 9, या इसको 9 ले लो, ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ले लो, तो 9 करोगे तो ये हो जाएगा आपका, कितना लूँ कि ये, ठीक है जाने दो, तो ये हो जाएगा 91। तो एम सी स्क्वायर क्या आ गया आपका 91 आ गया। तो देखो 91 लेस देन 100 है ना, और ये क्या है, ये आर स्क्वायर था।
ये हमारा एम सी स्क्वायर है, लेस देन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको बस ऐसे ही समझ लो कि अगर एम सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस समथिंग हुआ तो आर स्क्वायर में से कुछ भी आप माइनस कर देते हो तो कुछ तो माइनस हुआ ना आर स्क्वायर के वैल्यू से। तो इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा एम सी स्क्वायर वो आर स्क्वायर का जो उसका एग्जैक्ट वैल्यू थी उससे कुछ कम आएगा, एग्जैक्टली आर स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है ना। तो अगर एम सी स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर रूट लेंगे तो एम सी लेस देन आर हो जाएगा। अब यहाँ पे इंडेक्स अगर आप जाके देखोगे तो एम सी का स्क्वायर रूट निकालोगे तो एक आएगा प्लस एम सी लेस देन प्लस आर। आर स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट एक प्लस आर आएगा एक माइनस आर आएगा, लेकिन जब ये माइनस एम सी स्क्वायर लोगे तो ग्रेटर देन माइनस आर हो जाएगा। और जैसे दोनों साइड माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा तुरंत ये रिवर्स हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एम सी लेस देन आर आएगा। और फिर एम सी में 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो हमने बोला था इनइक्वालिटी में क्या होता है, अगर आप पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम। तो 2mc क्या हो जाएगा सी डी, 2r क्या हो गया ए बी। तो कहने मतलब क्या है कि अगर ओ एम एग्जिस्ट करता है, ओ एम इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, ओ एम एग्जिस्ट करता है। अगर ओ एम की जो लेंथ है, ये आपकी जो ओ एम की लेंथ है, अगर ये लेंथ जरा सा भी एग्जिस्ट करती है, ये कुछ भी एग्जिस्ट करती है ओ एम, तो उस केस में हमेशा जान लो कि जो कॉर्ड होगा वो डायमीटर से कम होगा। और अगर ओ एम जीरो हो गया तो कॉर्ड डायमीटर हो जाएगा। तो इन दोनों बातों को हम मिला के बोल सकते हैं ना कि इफ एम ओ एम इज इक्वल टू जीरो तो क्या आया, सी डी इज इक्वल टू ए बी आया। इफ एंड इफ ओ एम की कुछ ना कुछ वैल्यू है, यानी ओ एम एग्जिस्ट करता है, यानी डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर एग्जिस्ट करता है, तो जो भी वो कॉर्ड होगा वो ए बी से लेस हो जाएगा। ठीक है ना। तो हो गया प्रूफ कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो कि ओ एम को जीरो करोगे तो ज्यादा से ज्यादा कॉर्ड क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, और नहीं तो हमेशा वो डायमीटर से कम ही रहेगा। ठीक है। तो ये चीज अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगी तो थोड़ा न्यूमेरिक वैल्यू रख के देख लेना यहाँ पे, ये जो चीज है, ये इक्वेशन। ठीक है, इसको ऐसे ही देख लो कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 200 माइनस 50 है, तो एक्स स्क्वायर कितना है 150 आया ना। और देखो कि 150 क्या है, लेस देन 200 है। तो ये 150 क्या होगा, एक्स स्क्वायर हुआ, तो एक्स स्क्वायर लेस देन 200 मतलब 200 क्या हो गया यहाँ पे, आर स्क्वायर। समझे। उसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एम सी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस समथिंग है, और ये जो समथिंग है अगर ये जीरो हुआ तो इसके इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर के। लेकिन अगर इसका कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो आर स्क्वायर में से माइनस होकर एक फाइनल रिजल्ट आएगा ना। तो कोई भी चीज अगर आर स्क्वायर में से माइनस करोगे तो आर स्क्वायर अपनी वैल्यू थोड़ा बहुत तो रिड्यूस कर ही देगा, तो रिड्यूस्ड हो जाएगा ना। तो जो एम सी स्क्वायर आएगा वो आर स्क्वायर से थोड़ा लेस ही आएगा। तो इस कॉमन कॉन्सेप्ट है, अगर समझना चाहोगे समझ जाओगे आप लोग। ठीक है। लेट ए बी any point within a given circle with center O, so that the shortest chord of the circle that passes through A is one that is perpendicular to A. A be any point within a given circle with center O, और यहाँ पे ये कोई point है, so that shortest chord of the circle that passes through A is the one that perpendicular to A. तो ये point हो गया। इसने ये बोला है कि हमारा ये सेंटर हुआ ओ है, इसके अंदर कोई एक पॉइंट था ए,
इसने बोला है कि ए से गुजरने वाला कोई कॉर्ड है यमन, वो सबसे छोटा कार्ड होगा जो कि ए से गुजरता है इफ ये परपेंडिकुलर है। तो भाई इसके लिए क्या करो कि ए से गुजरने वाला एक और कार्ड आप बना लो यहाँ पे ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू। अब देखो ए बी को हमें दिखाना है, ए बी को हमें दिखाना है कि शॉर्टेस्ट कॉर्ड है। तो हमें क्या दिखाना है कि एम एन लेस देन पी क्यू। कब? इफ ओ इज परपेंडिकुलर टू एम एन। ठीक है ना? तो एक बात जान लो कि अगर पी क्यू मान लो कि ए पॉइंट पे परपेंडिकुलर नहीं है तो इसका परपेंडिकुलर कहीं यहाँ होगा। तो इसको मान लो आप ए डैश। ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमने जो एम एन लिया है वो हमने माना है कि एम एन परपेंडिकुलर टू ए है, इसलिए जो ए पॉइंट है एम एन का वो परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है? और जो हमने दूसरी कॉर्ड ली है वो ए से पास तो होती है बट वो ए पर ओ से वो ए पर परपेंडिकुलर नहीं है। तो हमको ये दिखा देना कि अगर ऐसा हम कोई कॉर्ड बनाते हैं जो ए से गुजरती तो है लेकिन ए पर परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, ओ ए को, तो हमने क्या लिया है कि पी क्यू इज नॉट टू ओ ए। ठीक है? तो हमें यही दिखाना है। देखो थ्योरम, एक थ्योरम है, वही थ्योरम आप यूज करो। बाय थ्योरम क्या हो जाएगा आपका? इफ ओ इज परपेंडिकुलर टू एम एन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एम ए इज इक्वल टू ए एन। ठीक है? और एंड हमने ओ ए डैश परपेंडिकुलर टू पी क्यू लिया है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? पी ए डैश इज इक्वल टू ए डैश क्यू। ठीक है? तो एम ए एन इक्वल हो गया और हमारा पी ए डैश और ए डैश क्यू इक्वल हो गया। अब देखो एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था, क्या कहता है वो कि लॉन्गर chords are at shorter distance from center। तो करने का मतलब क्या है? शॉर्टर द chord लॉन्गर डिस्टेंस। ठीक है? अब यहाँ देखो ये इस पे परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे। इस ट्राइंगल में देखो ये 90 डिग्री है, तो ट्राइंगल ओ ए डैश ए में देखो ओ ए डैश इज हाइपोटेन्यूज।
सो ओ ए डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए डैश स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। आपका आंसर यही मिल गया, ओ ए डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डैश स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। अब देखो ओ ए डैश, इसका मतलब क्या है कि इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ओ ए डैश है वो ग्रेटर होगा ओ ए से। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए डैश ग्रेटर है। एक मिनट, गड़बड़ हुआ गड़बड़ हुआ गड़बड़ हुआ। यहाँ पे देखो ओ ए हाइपोटेन्यूज है ना, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड पे और ये परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड पे। और हमने ट्राइंगल कौन सा लिया है, ओ ए डैश, ओ ए डैश। तो देखोगे वहां पे ओ ए हाइपोटेन्यूज हो गया ना, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल साइड होता है हाइपोटेन्यूज। और ओ ए डैश क्या हो गया, हाइट या परपेंडिकुलर। और ए डैश क्या हो गया, एक साइड हो गया या बेस हो गया। तो आपको मालूम है, खैर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, कि हाइपोटेन्यूज जो होता है किसी भी ट्राइंगल का वो ग्रेटर देन अदर टू साइड्स। तो अगर ओ ए इज ग्रेटर देन ओ ए डैश है, इसका मतलब ओ ए ग्रेटर देन क्या हुआ, मतलब ओ ए ग्रेटर देन ओ ए डैश का मतलब क्या हुआ कि जो एम एन हुआ, एम एन का डिस्टेंस सेंटर से क्या हुआ, ज्यादा है। ठीक है ना, तो एम एन का सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये खैर इस पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि एम एन इज शॉर्टर देन पी क्यू, लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि लॉन्गर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर शॉर्टर द कॉर्ड, ये मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे। तो अगर ये ओ ए ये इससे लंबा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस डिस्टेंस ज़्यादा है किसका, एम एन का। तो कोई भी कॉर्ड का डिस्टेंस अगर सेंटर से ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है, तो सेंटर से दूर है। और जो कॉर्ड सेंटर से दूर होता है उसकी लेंथ क्या होती है, कम होती है। तो एम एन क्या हो गया, शॉर्टर देन पी क्यू हो गया। तो कंडीशन यही था कि अगर कोई सेंटर ओ का सर्किल है, उसके अंदर कोई पॉइंट ए है, ए से जो हम कॉर्ड खींचेंगे जो कि ओ ए के परपेंडिकुलर होगा, वो सबसे शॉर्टर कॉर्ड होगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको करने के लिए कैसे करना है, देखो ऐसे कर लेना। देखो हमारी ये पी क्यू है, ये हमारा पॉइंट ए है, और इसे हम एम एन दे दे रहे हैं नाम। ठीक है, अब ये जो हमारा सेंटर ओ है, तो यहाँ पे देखो हमने पहले ले लिया कि एम एन इज परपेंडिकुलर टू ए है। हमें प्रूव करना है कि एम एन इज लेस देन पी क्यू। ठीक है, तो अगर एम एन को ये टू प्रूव है,
तो अगर एम एन को पी क्यू से लेस दिखाना है तो हम इसको तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, और वी कैन शो ए डैश दैट ओ ए इज ग्रेटर देन ओ ए डैश। क्यों? क्योंकि shorter the chord, longer distance। उल्टा कर लो, longer the chord, ठीक है। तो हमको यही दिखाना है। देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसके 90 से हमें कोई मतलब नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ देखो इस वाले ट्राइंगल में देखो, लिख देना ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए डैश ए, ओ ए इज स्क्वायर टू इक्वल टू ओ ए डैश स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर। तो इससे क्या साबित होता है कि ओ ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओ ए डैश स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ ए इज ग्रेटर देन ओ ए डैश। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो जो हाइपोटेन्यूज होता है ट्राइंगल के प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन कोई भी ट्राइंगल हो उसमें एक साइड जो होता है हाइपोटेन्यूज अगर है तो ग्रेटर देन ओ ए डैश भी हो सकता है और ग्रेटर देन ए डैश। दोनों को जोड़ दोगे तब नहीं होगा, इंडिविजुअली दोनों से बड़ा ही होता है, ठीक है ना। तो ये हमें मिल गया ओ ए इज ग्रेटर देन ओ ए डैश, हमें यही दिखाना था, ठीक है। कंक्लूजन में लिख दो कि ओ ए इज डिस्टेंस ऑफ chord एम एन, ओ ए डैश इज डिस्टेंस ऑफ chord पी क्यू, और ये ग्रेटर है इससे, सो पी क्यू ठीक है। How would you use the following figure to justify the statement that angle in a semicircle is 90 डिग्री। तो यहाँ फिगर की बात की इसने, तो इसका मतलब यहाँ देखना पड़ेगा, ये वाला फिगर है। इसने यहाँ पे पहले से सेमी सर्कल बोल दिया है, आपको पता करना है कि एंगल जो है 90 डिग्री। देखो कुछ करना नहीं है, ए भी रेडियस, ए भी रेडियस, ए भी रेडियस। इस वाले ट्राइंगल में आके देखो, इसमें ये अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये ए डिग्री है तो ए भी ए डिग्री हो जाएगा। और इस वाले ट्राइंगल में देखो ये इसके इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो अगर ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी। और इस पूरे ट्राइंगल में देखो ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। ट्राइंगल में सारे तीनों एंगल का सम होता है 180। तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 180, 2a प्लस b इज इक्वल टू 180, a प्लस b इज इक्वल टू 90, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। How would you use following figure to justify the statement that sum of opposite angle of cycle quadrilateral is 180। कुछ नहीं करना है, खैर इसमें मैंने कर दिया था।
देखो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है। इस वाले ट्रायंगल में देखोगे तो ये साइड इक्वल हो गया, तो ये आपका वी अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे भी देखो ये सारे सारे रेडियस है, तो इसका अपोजिट एंगल ये हो गया, यू इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ये क्यू हो जाएगा और यहाँ पे ये पी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, हाँ यहाँ पे पास चार ट्रायंगल है। ठीक, चार ट्रायंगल है ऐसे, आसानी समझाने के लिए। एक में देखोगे तो ये वी है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, इसको मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। एक में ये यू है, ये यू है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2u। एक में ये क्यू है, ये क्यू है, तो ये हो जाएगा, एक में ये पी है, ये पी है। ठीक, तो ये हो गया 180 माइनस 2v, ये हो गया 180 माइनस 2u, ये हो गया 180 माइनस 2q, ये हो गया 180 माइनस 2p। अभी चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 हो जाएगा। ये हो जाएगा 180 माइनस 2p प्लस 180 माइनस 2q प्लस 180 माइनस 2u प्लस 180 माइनस 2v। ये हो जाएगा 360। ये हो जाएगा 184 टाइम है, ये हो जाएगा माइनस 2p माइनस 2q माइनस 2v माइनस 2u 360। 360 इधर लो, नेगेटिव को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 360 इक्वल टू p प्लस q प्लस v प्लस u। ठीक है, तो आपका p प्लस q प्लस u प्लस v इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये हमें आ गया 180 डिग्री। अब जरा देखो इनके अपोजिट एंगल कितना हो रहे हैं। देखो अपोजिट एंगल अगर a प्लस c करोगे तो यहाँ p प्लस v है, तो p प्लस v प्लस q प्लस u, p v q u। यहाँ देखो कितना है, 180 है, तो ये तो 180 डिग्री आ गया ना, तो इसका तो वही प्लस c इक्वल टू 180। सिमिलरली इसको भी दिखा दो, तो हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है ना।